सभी साथियों को नवोदय जय भीम। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष पूना पैक्ट समझौते को लेकर आया हूँ। पूना पैक्ट समझौते की वास्तविकता को जानने के पहले हम ये समझ ही नहीं सकते हैं कि इस समझौते को बाबा साहब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया था। मतलब एक ज्ञानी, इतने विद्वान व्यक्ति के द्वारा भी गलती हो सकती है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। और उन्होंने इस घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती, भूल बताया, जिसका परिणाम अभिशाप वर्तमान में भी देखा जा सकता है। 1930, 31 और 32 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया और गोलमेज सम्मेलन के अंदर भारत के सभी प्रतिनिधि राजनेताओं को बुलाया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया। और उस जमाने में दो प्रकार के विचार देश में चल रहे थे। राजनीतिक रूप से सबसे सशक्त जो है महात्मा गांधी थे और कांग्रेस पार्टी थी, जो हिंदुस्तान के सभी लोगों के, हिंदू जो लोग थे उनका प्रतिनिधि बन करके जाया करते थे। और ऐसे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि, सिख समाज के प्रतिनिधि, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया। लेकिन इस पहली दो मीटिंग में गांधी जी नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको इस महत्व को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं और वो सामान्य एक मीटिंग मानकर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इस मीटिंग के अंदर बाबा साहब उपस्थित होते हैं। बाबा साहब और डॉक्टर सप्रू, दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में बराबर हिस्सा लिया और पूरी मीटिंग बराबर के अंदर अपना योगदान दिया और अपनी बात को रखा। बाबा साहब ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बात रखी कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जो अस्पृश्य माना जाता है, जिनको न तो धार्मिक रूप से कोई अधिकार है, न सामाजिक रूप से उसे समाज से बाहर रखा जाता है, न वहाँ उन्हें शिक्षा का अधिकार है, न कोई किसी प्रकार का राजकीय सेवाओं में जाने का, रोजगार का कोई अवसर नहीं दिया जाता है। और यदि आपने देश को ऐसे ही आज़ाद कर दिया तो आपके जाने के बाद इस अस्पृश्य समाज के साथ इतना घोर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और बाबा साहब ने कहा कि मैं उसी समाज से निकल करके आया हूँ और मैं वास्तविक प्रतिनिधि हूँ। इस बात का कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, लेकिन बाबा साहब अपने तर्कों के आधार पर इस बात को साबित करने में कामयाब रहे, प्रधानमंत्री डोनाल्ड को ये बात बताने में कामयाब हो रहे कि वही अस्पृश्य डिप्रेस क्लास के वास्तविक प्रतिनिधि थे। ये घटना उस समय की है जबकि देश में आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं थी। बाबा साहब ने इस गोलमेज सम्मेलन में यही बात की कि हमें अलग से प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाए, हमें दो अधिकार दिए जाए, सेपरेट इलेक्टेड का वोट और दूसरा दोहरा मतदान का अधिकार। सेपरेट इलेक्टेड का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, कुछ सीटें लोकसभा के अंदर, विधानसभा में SC ST के लिए रिजर्व होती हैं, तो उस समय भी जो विधायिका में जो सीटें थी उन्हें रिजर्व रखने की व्यवस्था की गई। जहाँ जहाँ पर डिप्रेस क्लास के लोग रहा करते थे, उनकी जनसंख्या के आधार पे कुछ सीटों को रिजर्व किया गया और उसमें ये कहा गया कि इन सीटों पर केवल इसी समाज के लोग खड़े हों। यहाँ पर दो प्रकार के चुनाव होंगे। एक व्यक्ति तो केवल इसी समाज का व्यक्ति खड़ा होगा और उसे वोट डालने का अधिकार केवल और केवल मात्र उसी समाज के व्यक्ति को होगा। जो अछूत कहे जाते थे, अस्पृश्य कहे जाते थे, उसे डिप्रेस क्लास कहा गया। यही लोग अपने नेता को खुद चुनेंगे, इसका निर्णय करेंगे कि किसे चुनाव लड़ाना है और इनको वोट भी यही लोग देंगे। जिससे होगा ये कि भविष्य में आगे जाकर के इन प्रतिनिधियों को ऐसा लगेगा कि मैं इन समाज का, इस समाज का वास्तविक प्रतिनिधि हूँ और इनके दम पर ही, इनके वोट से ही मैं जीतता हूँ। इसलिए इनके साथ न्याय होना चाहिए, इस बात की बात रखेगा, अपनी आवाज़ को उठाएगा। किसी बड़े राजनेताओं के चापलूस
या गुलाम होकर नहीं रहेंगे। और इसी क्षेत्र से एक सामान्य वर्ग का भी चुनाव होगा, जिस व्यक्ति को चुनाव के लिए सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग वोट डालेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये था कि अस्पृश्य जो लोग थे उन्हें दोहरा वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। और इस बात की भनक जब हिंदुस्तान में पहुंची तो महात्मा गांधी बहुत नाराज हुए। और इस स्थिति में पहुंच गई बात कि उन्होंने पूरे पत्रकारों को ये संदेश दिया, मीडिया ने, पत्र पत्रिकाओं में और राजनेताओं ने ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुस्तान को, हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगे हैं बाबा साहब, और उसके दो टुकड़े करना चाहते हैं। जबकि ऐसा नहीं था। बाबा साहब वो दबले कुचले और पिछड़े हुए वर्ग को समानता, इक्वलिटी के साथ सबके बराबर लाना चाहते थे। इस बात के लिए कई पत्र लिखे गए डोनाल्ड को, लेकिन डोनाल्ड ने एक सिरे से गांधी जी और कांग्रेस के सभी पत्रों को खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं, आपके तर्क कोई महत्व नहीं रखते हैं, और जो तर्क बाबा साहब ने दिए हैं डिप्रेस क्लास के लिए, उससे हम प्रभावित हैं। और ये बाबा साहब को दोहरे मत का अधिकार, सेपरेट इलेक्टेड बोर्ड का अधिकार और दोहरे मतदान का अधिकार देते हैं। लेकिन जब गांधी जी नहीं माने तो डोनाल्ड ने कहा कि इसका निर्णय आपको अंबेडकर के साथ बैठ करके तय करना होगा कि वो इसे छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमने ये अधिकार देना था और हमने दे चुके, इस पर अब हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। तब कोई रास्ता नहीं दिखा तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन का तात्पर्य है या तो मेरी बात मान ली जाएगी या मेरी मृत्यु हो जाएगी। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में, राजनीतिक काल में, कभी भी देश को आज़ाद कराने के लिए या किसी भी प्रकार के आंदोलन के आमरण अनशन नहीं किया था। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जहां उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, और देश में ऐसा माहौल बनने लगा कि यदि गांधी जी की मृत्यु हो जाती है इस आमरण अनशन के कारण, तो उसका सीधा दोषी बाबा साहब को ठहराया जाएगा। और बाबा साहब ये बात को समझ चुके थे कि उस समय सत्ता पूर्णतः सामान्य वर्ग के हाथ में थी, और यदि गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो मेरे डिप्रेस क्लास के बंधुओं को ये बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा देंगे। काफ़ी बड़े स्तर पे दंगे हो सकते हैं, कई की हत्या हो सकती है, कई की जान जा सकती है। इसीलिए 24 सितंबर को बाबा साहब पुणे की यरवदा जेल में पहुंचते हैं और गांधी जी के साथ एक समझौता करते हैं। इसी को पूना पैक्ट समझौता कहते हैं। पूना पैक्ट समझौते के अंदर बाबा साहब अपनी बात को रखते हैं, लेकिन गांधी जी इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, देश के अंदर सभी हिंदुओं को एक ही वर्ग के अंदर रखा जाएगा और सबको एक ही वोट डालने का अधिकार होगा, एक ही प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। बाबा साहब इस पूना पैक्ट जो समझौता बनाया गया था गोलमेज सम्मेलन के, जो दोहरे वोट का अधिकार देने के तोड़ को निकालने के लिए, समाप्त करने के लिए, तो बाबा साहब एक नई योजना लेकर आते हैं और यहाँ से देश के अंदर रिजर्वेशन की शुरुआत होती है। बाबा साहब कहते हैं कि आपकी शर्तों को मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है कि जितने भी डिप्रेस क्लास है इन्हें छुआछूत को संवैधानिक असंवैधानिक करार दिया जाए, और जितने मेरे भाई हैं उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाए, सरकारी राज की सेवाओं में जाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, और राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने, विधायिका में पहुंचने के 10 वर्ष का रिजर्वेशन दिया जाए। केवल 10 वर्ष के जो रिजर्वेशन की जो बात की जाती है बार बार, और लोग भ्रमित करते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया था, वो पूर्णतः गलत है। 10 साल का रिजर्वेशन केवल विधायिका में चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था। बाकी का रिजर्वेशन जो राज की सेवा में जाने के लिए था, वो तब तक के लिए लागू किया गया था कि जब तक समाज में इक्वलिटी नहीं आ जाती, समानता नहीं आ जाती है और छुआछूत पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता है, और आर्थिक आधार पर जब तक समानता नहीं आ जाएगी तब तक इस रिजर्वेशन को बनाए रखा जाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। केवल जो 10 वर्ष की बात थी वो था राजनीतिक
रिजर्वेशन जो कि चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया था, उसे राजनीतिक दलों ने नियमित रूप से बढ़ाते रहे और आज भी लागू है। तो बाबा साहब ने अपने पूना पैक्ट के अंदर इस बात को इस तरह से जीतने का प्रयास किया, अपनी हार को आज़ादी में या विजय में बदलने के लिए अपने जो परिवार था, जो डिप्रेस क्लास था, उसे एससी और एसटी 2 वर्गों में बाँटा। ऐसे वर्ग जो जंगल में रहा करते थे, शहरों से बाहर रहा करते थे और उनका अलग वेशभूषा थी, अलग उनका बोलने का तरीका था और शिक्षा की अलग व्यवस्थाएँ थी। उन्हें उन्होंने एसटी वर्ग कहा, जिसे आदिवासी वर्ग भी कहते हैं। और एक वर्ग जो गाँव के नज़दीक रहते थे, गाँव से बाहर रहते थे, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, दिन में बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, रोज़गार का अधिकार नहीं था, राजकीय सेवाओं में जाने का तो नाम मात्र का भी संभावना नहीं थी। तो इस वर्ग को उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग कहा और इन दोनों वर्गों को राजकीय सेवाओं में जाने के लिए, शिक्षा के लिए और विधानसभाओं में जाने के लिए रिजर्वेशन की बात की। इस बात को गांधी जी मान जाते हैं और ये समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के अंदर होता है। इसी को पूना पैक्ट समझौता कहते हैं। इस समझौते को लेके ही बाबा साहब अपनी जीवनी में लिखते हैं कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और देखें कि इस रिजर्वेशन को वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन समय बदलता है और बाबा साहब के पास 1946 को संविधान लिखने की कमान आती है और संविधान लिखने का जब नंबर आता है तो बाबा साहब अपने दलित और पिछड़े हुए डिप्रेस क्लास के जो लोग थे, उन्हें लिखित में विधिवत रूप से कानूनन जामा पहनाते हैं और रिजर्वेशन को स्थायी बना देते हैं, जिससे कि आने वाली सरकारें किसी भी कंडीशन में इस रिजर्वेशन को समाप्त नहीं कर सकें, इसके स्वरूप को नहीं बदल सकें। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में इस बात को लिखा और उन्होंने सभी को इक्वलिटी लाने के लिए, समानता के लिए इस बात को कहा। और आज जो देश के अंदर सरकारी सेवाओं में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, बाबा साहब के पूना पैक्ट की बदौलत है। बाबा साहब ये समझ चुके थे कि गांधी जी का वर्चस्व उस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यदि इनकी मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन से, तो मेरा जो लक्ष्य है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब पूना पैक्ट समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं। तो ये गोलमेज सम्मेलन की वास्तविकता थी, जो मैंने पढ़ी और आप सबको पेश की। आपको ये कैसी लगी, आप अपने विचार मुझे बता सकते हैं। बाबा साहब के इस दौरान दोहरे वोट के अधिकार को छोड़ने व पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर से पहले एससी एसटी वर्ग के विधायिका का राजकीय सेवा में आरक्षण का निश्चित रूप से विधिवत रूप से संविधान में प्रावधान कर गए। उसका लाभ डिप्रेस क्लास, एससी एसटी वर्ग और सभी लोगों को नियमित रूप से मिल रहा है। उसके लिए हमें उनका ऋणी होना चाहिए। हमें उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और हमारा कर्तव्य है कि जो लोग हमसे पीछे रह गए हैं, उन्हें भी अपने साथ लाएं, अपने कंधे से कंधा मिलाएं, उनकी शिक्षा का प्रसार करें, रूढ़िवादिता अंधविश्वास से मिटाएं और वैज्ञानिक टेम्परामेंट तैयार करें। बाबा साहब ने कभी भी किसी भी धर्म का न तो विरोध किया था और न किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करने का कभी ऐसी कोई घटना आप देख पाएंगे नहीं। बाबा साहब का कहना ये था कि हमें वैज्ञानिक टेम्परामेंट तैयार करना चाहिए आने वाली पीढ़ी के सामने, जिससे कि दुनिया की दौड़ में आगे बढ़ सके, आगे निकल सके। महिलाओं की शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिया। हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाए, जिसके कारण आज हमारी महिलाएं परिवार में सम्मान के साथ जी सकती हैं, समान रूप से संपत्ति में अधिकार उनको प्राप्त हो सकता है और शिक्षा के प्राप्त करके ऊंचे से ऊंचे पद को भी प्राप्त कर पा रही हैं। तो बाबा साहब के जीवन की सबसे बड़ी गलती जिसे बाबा साहब ने कहा, ये था पूना पैक्ट समझौता, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ। ये जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपको पेश की। सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नव बुद्धाय, जय हिंद।